हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सेकेंड ईयर ईएक्सटीसी के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको एनटीसीएस करके जो सब्जेक्ट है नेटवर्क थ्योरी एंड कंट्रोल सिस्टम, वो स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सर इस चैप्टर के ऊपर वीडियो डाला, तो और एग्जाम भी बहुत नजदीक आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे कि छुट्टी तो मिला है लेकिन उसका अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करें। कॉलेज खत्म हो चुका है, अब नोट्स कौन से फॉलो करें, सब्जेक्ट कैसे पढ़े। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है आर्केडमी का एप्लीकेशन। आर्केडमी के एप्लीकेशन पर एनटीसीएस सब्जेक्ट का एलएमआर अवेलेबल है, तो वो एलएमआर परचेस करो जिसमें आपको बहुत सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, प्लस अपने जो लाइव लेक्चर्स हुए थे, जो रेगुलर बैच हुए थे, उसके भी लेक्चर्स वहां पर अवेलेबल है। तो मतलब 100% सिलेबस वहां पर अवेलेबल है, नेटवर्क थ्योरी का भी और कंट्रोल सिस्टम का भी, दोनों के टॉपिक्स मैंने वहां पर कवर किया है। सो स्टार्ट करते हैं फिर आज टाइम डोमेन एनालिसिस एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। तो आज हम लोग टाइम डोमेन एनालिसिस के ऊपर ही काम करेंगे क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन करेंगे। एक लेक्चर में दोनों टॉपिक कवर करना इम्पॉसिबल है। सो आज हम लोग टाइम डोमेन के ऊपर काम करेंगे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इक्वेशंस, वोल्टेज एंड करंट इक्वेशंस ऑफ रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो ये फॉर्मूलेस आपको फटाफट अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है। सो रेजिस्टर का वोल्टेज इक्वेशन तैयार करने के लिए आपको ओम्स लॉ की जरूरत है। ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। सो V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। लेकिन ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर वोल्टेज और करंट जो है वो इन टर्म्स ऑफ टाइम लिखा है। V ऑफ t इज इक्वल्स टू आर आई ऑफ t, क्योंकि ये वोल्टेज और करंट जो दो वेरिएबल्स है वो किसके ऊपर डिपेंड है? टाइम के ऊपर डिपेंड है। दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो वो टाइम के ऊपर डिपेंड रहेंगे या फिर एक तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे। सो अभी हम लोग टाइम डोमेन के ऊपर काम कर रहे हैं। आर को मैंने आर ऑफ टी ऐसा क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो फिक्स्ड वैल्यू होता है, वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे रेजिस्टर का वैल्यू चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा। वोल्टेज और करंट चेंज होगा, इसलिए यहाँ पर मैंने वी ऑफ टी इज इक्वल्स टू आर आई ऑफ टी ऐसे लिखा। अब वोल्टेज इक्वेशन जिसको आता है उसको करंट इक्वेशन तो आना ही चाहिए। जस्ट क्या करना है, आर को लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है। आर जब लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा तब वो डिनोमिनेटर में जाएगा। सो वी ऑफ टी अपॉन आर इज इक्वल्स टू आई ऑफ टी, मिल गया करंट इक्वेशन। चलो फिर उसके बाद इंडक्टर। इंडक्टर के लिए आपको फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये फॉर्मूला याद करना है। नहीं याद आ रहा है टेंशन मत लो, अभी के लिए बस इतना अच्छे से याद रखो। V ऑफ टी इज इक्वल्स टू एल डी आई ऑफ टी अपॉन डी टी, करेक्ट। और फिर उससे आपने करंट इक्वेशन तैयार किया। अब करंट इक्वेशन तैयार करने के लिए क्या किया? dt को लेफ्ट साइड शिफ्ट किया। dt जो डिनोमिनेटर में वो लेफ्ट साइड जाएगा न्यूमरेटर में। l लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो वो जाएगा डिनोमिनेटर में, मतलब वो क्या आएगा? 1/l आएगा। dt यहाँ पर जाएगा, सो v ऑफ टी dt आ गया। एंड डी आई ऑफ टी में से d को मुझे कैंसिल करना है। डेरिवेटिव कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। तो आ गया फिर इंटीग्रेशन, करेक्ट। सो जिसको वोल्टेज इक्वेशन पता है उसको करंट इक्वेशन 100% तैयार करने आएगा। फिर उसके बाद इंडक्टर के बाद कैपेसिटर के इक्वेशन तैयार करने के लिए आपको अपोजिट कनेक्शंस यूज करना है। इंडक्टर एंड कैपेसिटर दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट अपोजिट होते हैं, तो उनके फॉर्मूलेस भी एग्जैक्ट अपोजिट ही होते हैं। जैसे कि यहाँ पर वोल्टेज का अपोजिट क्या लिखेंगे? करंट लिखेंगे। एल का अपोजिट क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी। आई का अपोजिट क्या लिखा? वी। मतलब जिसको ये वाला इक्वेशन पता है, वोल्ट इंडक्टर का वोल्टेज इक्वेशन, वो कैपेसिटर का करंट इक्वेशन तैयार कर सकता है, करेक्ट। नेक्स्ट फिर उसके बाद करंट इक्वेशन यूज करके हम लोग कैपेसिटर का वोल्टेज इक्वेशन तैयार करेंगे। इंडक्टर का करंट इक्वेशन यूज करके कैपेसिटर का वोल्टेज इक्वेशन क्या करेंगे? सब अपोजिट। आई का अपोजिट वी, 1/l, एल का अपोजिट सी, इंटीग्रेशन वी का अपोजिट आई। मतलब क्या? ये दो फॉर्मूलेस तो सबको पता है, बचपन से देखते आ रहे हैं हम लोग, ओम्स लॉ। ये चार फॉर्मूलेस में से दो फॉर्मूलेस याद रखो। जैसे कि इंडक्टर का वोल्टेज करंट इक्वेशन मैंने याद रखा, कैपेसिटर का वोल्टेज करंट इक्वेशन आप लोग तैयार कर सकते हो इंडक्टर के इक्वेशन देख के। मतलब चार इक्वेशन से अच्छा दो इक्वेशन याद रखो, और दो इक्वेशन से अच्छा सिर्फ एक ही इक्वेशन याद रखो, ये वाला। जिसको इंडक्टर का वोल्टेज इक्वेशन पता है वो इंडक्टर का करंट इक्वेशन तैयार कर सकता है, करेक्ट। कैसे करने का फिर से एक बार देखो। एल को लेफ्ट साइड शिफ्ट किया, सो ये आएगा वी ऑफ टी अपॉन एल।
dt को लेफ्ट साइड शिफ्ट किया, dt आ गया, इज इक्वल्स टू क्या आएगा, डी आई ऑफ टी। अब इसमें d को कैंसिल करना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन किया तो दोनों साइड करेंगे। अब ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव को कैंसिल करेगा तो बचेगा वहां पर सिर्फ आई ऑफ टी, और फिर 1/L को बाहर शिफ्ट करो, सो 1/L इंटीग्रेशन v ऑफ टी dt इज इक्वल्स टू आई ऑफ टी। करेक्ट। सो 4 इक्वेशन याद रखने से अच्छा 2 इक्वेशन याद रखो, 2 इक्वेशन याद रखने से अच्छा एक ही इक्वेशन याद रखो। चलो, तो रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर के वोल्टेज एंड करंट इक्वेशन हमने क्लियर कवर किया यहाँ पर। सो अच्छे से ये अपने नोटबुक में नोट डाउन करके रखो। ओके, चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट है ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स। टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन का जो एग्जांपल है वो आपको 3 स्टेप्स में कंप्लीट करना है। स्टेप नंबर 1, t इज इक्वल्स टू 0 माइनस, जस्ट बिफोर स्विचिंग, इसको कहते हैं जस्ट बिफोर स्विचिंग। ओके। स्टेप नंबर 2, t इज इक्वल्स टू 0 प्लस, जस्ट आफ्टर स्विचिंग, एंड t ग्रेटर देन 0, स्टेप नंबर 3, आफ्टर स्विचिंग। ये जस्ट निकाल दिया मैंने, जस्ट आफ्टर स्विचिंग मतलब स्विचिंग के जस्ट आफ्टर, मतलब जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम रहेगा वो, एंड आफ्टर स्विचिंग मतलब स्विचिंग के बाद जो 3-4 सेकंड के बाद का जो टाइम रहेगा वो होगा आपका आफ्टर स्विचिंग। करेक्ट। लेकिन आप लोग बोलेंगे यार ये स्विचिंग मतलब एग्जैक्टली होता क्या है? स्विचिंग मतलब पोजीशन चेंज करना। जैसे कि यहां पर मेरे पास एक स्विच है और उसके ऊपर मैंने एक एरो ड्रॉ किया। ये एरो जो है ये हमें फ्यूचर बताता है, फ्यूचर में क्या होने वाला ये हम लोग ये एरो को देख के डिसाइड कर सकते हैं। करेक्ट। सो ये एरो को देख के आपको क्या पता चल रहा है, वो आगे जाके क्या होने वाला है, स्विच क्या होने वाला है, आगे जाके क्लोज होने वाला है, क्लोज। मतलब आफ्टर स्विचिंग वो स्विच क्लोज होगा, तो बिफोर कैसा था, बिफोर वो ओपन था। करेक्ट। यही एरो अगर मैं उल्टा लेता तो बताओ, बिफोर स्विचिंग स्विच कैसा था, क्लोज था, आफ्टर वो क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट, अब बताओ इसमें बिफोर स्विचिंग स्विच कैसा है, क्लोज, आफ्टर क्या हो रहा है, वो ओपन हो रहा है। और अगर ये एरो में ऐसे ड्रॉ करता तो बिफोर स्विचिंग स्विच कैसा है, ओपन, आफ्टर वो क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। करेक्ट। तो स्विच के ऊपर ये जो एरो दिया रहता है इससे हमें पता चलता है कि फ्यूचर में आगे जाके क्या होने वाला है। क्लियर। तो अगर किसी सर्किट में आपको स्विच दिखा तो समझ लो वो क्वेश्चन टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन का है, और वो क्वेश्चन आपको ऐसे 3 स्टेप्स में सॉल्व करना है, जस्ट बिफोर स्विचिंग, जस्ट आफ्टर स्विचिंग एंड आफ्टर स्विचिंग। क्लियर है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट नोट, फर्स्ट है इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट। इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट मतलब बिफोर स्विचिंग इंडक्टर में से जितना करंट फ्लो हो रहा था सेम उतना ही करंट आफ्टर स्विचिंग फ्लो होगा। बिफोर स्विचिंग इंडक्टर में से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो आफ्टर स्विचिंग भी इंडक्टर में से करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन ये लाइफ टाइम के लिए होगा क्या, नहीं, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। जैसे कि यहां पर मैंने एक इंडक्टर लिया, ये स्विच लिया यहां पर, और ये इंडक्टर लिया। तो बताओ बिफोर स्विचिंग स्विच कैसा है, ओपन। करेक्ट। अब स्विच जब ओपन था तब इंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा था क्या, नहीं हो रहा था। अब आफ्टर स्विचिंग क्या होगा, आफ्टर स्विचिंग स्विच क्लोज होगा। अब स्विच क्लोज हो गया तो आपको लगेगा कि अरे सर्किट तो कंप्लीट होगा, मतलब करंट तो फ्लो हो जाएगा, नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बिफोर स्विचिंग इंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा था क्या, नहीं, करंट का वैल्यू 0 था, तो आफ्टर स्विचिंग भी करंट का वैल्यू कितना होगा, 0 ही होगा। लेकिन ये लाइफ टाइम के लिए नहीं होगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। तो इसलिए यहां पर मैंने लिखा है IL0 माइनस इज इक्वल्स टू IL0 प्लस। करेक्ट। फिर उसके बाद अगर मैंने ऐसा लिया, स्विच का डायरेक्शन ऐसा लिया, तो बताओ बिफोर स्विचिंग स्विच क्लोज था, स्विच क्लोज था मतलब सर्किट कंप्लीट था, सर्किट कंप्लीट था मतलब उसमें से करंट फ्लो हो रहा था। करेक्ट। तो बिफोर स्विचिंग स्विच क्लोज था, इंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा था। एज्यूम करो कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ओके, एज्यूम किया मैंने 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब आफ्टर स्विचिंग क्या होगा, स्विच ओपन होगा, स्विच ओपन हो गया, सर्किट ओपन हो गया, उसमें से करंट फ्लो होने का कोई चांस नहीं है। फिर भी इंडक्टर का करंट कितना होगा, 1 एम्पियर ही होगा। करेक्ट। अब आप लोग बोलेंगे अरे ये ऐसे कैसे पॉसिबल है, ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो जादू हो गया। इंडक्टर एंड कैपेसिटर जो है वो एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस है, एनर्जी स्टोरिंग मतलब आफ्टर स्विचिंग करंट 0 होना चाहिए, लेकिन इंडक्टर ने जो एनर्जी स्टोर करके रखा है उसकी वजह से सर्किट में क्या होगा,
1 एम्पियर करंट फ्लो होगा, जितना बिफोर स्विचिंग फ्लो हो रहा था सेम एग्जैक्ट उतना ही करंट आफ्टर स्विचिंग फ्लो होगा, लेकिन वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए फ्लो होगा, लाइफ टाइम के लिए नहीं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, देखो आप लैपटॉप जो यूज करते हो, स्पेशली डेल का जो लैपटॉप होता है, उसके चार्जर में देखो बीच में एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का अडेप्टर रहता है, करेक्ट। अब उस रेक्टेंगुलर बॉक्स में एक एलईडी भी रहता है। जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं, उसके अंदर, उस बॉक्स के अंदर जो एलईडी है वो ऑन हो जाता है। फिर लैपटॉप चार्ज होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं। जैसे ही स्विच ऑफ करते हैं, इमीडिएटली उस एडेप्टर के अंदर जो एलईडी है वो ऑफ नहीं होता है, वो ऑन ही रहता है। स्विच तो आपने ऑफ कर दिया, फिर भी जो एलईडी है वो ऑन रहता है, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ऑन रहता है। अब उस एलईडी को ऑन कौन रख रहा है? स्विच तो मैंने ऑफ कर दिया, उसको ऑन कौन रख रहा है? एडेप्टर के अंदर जो इंडक्टर और कैपेसिटर्स है, ये कंपोनेंट्स उस एलईडी को ऑन कर रहा है, ऑन रख रहा है। ये इंडक्टर और कैपेसिटर जो है वो सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है बिकॉज ऑफ इंडक्टर कैपेसिटर। लेकिन वो लाइफ टाइम के लिए नहीं फ्लो होता है, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए फ्लो होता है, करेक्ट है। सो इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट, इसलिए आई एल जीरो माइनस इज इक्वल टू क्या होगा, आई एल जीरो प्लस। आई फॉर करंट, एल फॉर इंडक्टर, एंड जीरो माइनस मतलब क्या, करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर बिफोर स्विचिंग। आई एल जीरो प्लस, आई मतलब करंट, एल फॉर इंडक्टर, एंड जीरो प्लस मतलब आफ्टर स्विचिंग। तो करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर बिफोर स्विचिंग इज इक्वल्स टू करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर आफ्टर स्विचिंग, इक्वल होता है। चलो नेक्स्ट, कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज। अब जैसे इंडक्टर करंट चेंज नहीं करता, सेम वैसे कैपेसिटर वोल्टेज चेंज नहीं करता। सो वीसी जीरो माइनस मतलब क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बिफोर स्विचिंग, एंड वीसी जीरो प्लस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आफ्टर स्विचिंग। सो वीसी जीरो माइनस इज इक्वल्स टू वीसी जीरो प्लस, करेक्ट। चलो, तो ये इंपॉर्टेंट नोट अच्छे से याद रखो, अपने नोटबुक में नोट डाउन करके रखो। फिर उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ये कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस। फर्स्ट सर्किट में देखो ओपन सर्किट है, स्विच ओपन है ना, एंड सेकेंड केस में कैसा है, सर्किट क्लोज है, शॉर्ट सर्किट है। तो बताओ कौन से केस में करंट फ्लो नहीं होगा। मैंने क्या पूछा, कौन से केस में करंट फ्लो नहीं होगा? तो इमीडिएटली आप लोग आंसर दोगे, अरे ओपन सर्किट में से। ओपन सर्किट में से करंट फ्लो होगा ही नहीं, करेक्ट। सर्किट कंप्लीट होगा तभी तो करंट फ्लो होगा ना। तो ओपन सर्किट में करंट का वैल्यू कितना है, 0। अब करंट 0 है मतलब रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। करंट एंड रेजिस्टेंस दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, करेक्ट। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करता है। अब रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट 0 होगा, रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा होगा। एंड वोल्टेज ड्रॉप के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, रेजिस्टेंस रिस्पॉन्सिबल होता है, करेक्ट है। ये हमने नेटवर्क थ्योरम में देखा। सो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो वोल्टेज भी कैसा रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा, क्लियर है। चलो, तो मैंने सबसे पहले आपको क्या क्वेश्चन पूछा वो याद करो, कौन से केस में करंट फ्लो नहीं होगा। इमीडिएटली आपने आंसर दिया ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट का करंट 0 है तो रेजिस्टेंस उसका अपोजिट, और जितना रेजिस्टेंस उतना वोल्टेज, करेक्ट। अब जिसको ओपन सर्किट समझा है उसको शॉर्ट सर्किट तो आना ही चाहिए, सब उल्टा लिखना है, सब उल्टा। सो करंट यहाँ पर 0 है तो करंट यहाँ पर क्या होगा, इनफाइनाइट। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस 0, वोल्टेज इनफाइनाइट, वोल्टेज 0, समझो। तो ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट दोनों याद मत रखो, कंफ्यूज रहोगे। दोनों में से किसी एक को याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिकली याद रहेगा, क्लियर है। चलो, तो ये हो गया ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट। फिर आते हैं मेन पार्ट, इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, नॉर्मल कंडीशन एंड स्टेडी स्टेट कंडीशन। ये टेबल, ये चार्ट अगर आपने अच्छे से समझ के लिया, नहीं समझ में आ रहा है रट्टा मारो, कुछ भी करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये चार्ट अगर आपके पास है तो आप किसी भी एग्जाम्पल को 100% सॉल्व कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो पहले देखते हैं नॉर्मल कंडीशन क्या है। बिफोर स्विचिंग, बिफोर स्विचिंग मतलब t इज इक्वल टू 0 माइनस, ये वाले स्टेप में देखने का इंडक्टर और कैपेसिटर में से करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। Before switching, if current is not flowing through inductor and capacitor, then inductor and capacitor will be under normal condition, correct? So current flow नहीं हो रहा है तो वो कौन सा कंडीशन होता है, नॉर्मल कंडीशन। और अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसको हम लोग स्टेडी स्टेट कंडीशन कहते हैं। जैसे कि देखो, बिफोर स्विचिंग इफ करंट इज flowing through inductor and capacitor, then inductor and capacitor will be under steady state condition.
करेक्ट है? हाँ जाना है। सो नॉर्मल कंडीशन एंड स्टेडी स्टेट कंडीशन। बिफोर स्विचिंग करंट अगर फ्लो नहीं हो रहा है तो वो नॉर्मल कंडीशन होता है, और करंट फ्लो हो रहा है तो उसको स्टेडी स्टेट कंडीशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब नॉर्मल कंडीशन में है तो देखो t इज इक्वल्स टू 0 माइनस है तो इंडक्टर इंडक्टर ही रहेगा, कैपेसिटर कैपेसिटर ही रहेगा। उसके ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है तो इंडक्टर इंडक्टर ही रहेगा, कैपेसिटर कैपेसिटर ही रहेगा t इज इक्वल्स टू 0 माइनस में। लेकिन जैसे ही t इज इक्वल्स टू 0 प्लस वाला स्टेप आएगा जस्ट आफ्टर स्विचिंग, तो इंडक्टर क्या बिहेव करेगा। बिफोर स्विचिंग इंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा था क्या, नहीं हो रहा था, तो आफ्टर स्विचिंग भी करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। अब करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, करंट का वैल्यू 0 चाहिए, तो इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, इंडक्टर बिहेव करेगा ओपन सर्किट, क्योंकि ओपन सर्किट में से करंट फ्लो होता ही नहीं है ना, करेक्ट। तो आफ्टर स्विचिंग भी इंडक्टर में से करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, तो इसलिए इंडक्टर ओपन सर्किट बिहेव करेगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट कैपेसिटर की बात करते हैं। बिफोर स्विचिंग कैपेसिटर में से करंट फ्लो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अब नहीं हो रहा है मतलब वो चार्ज होगा क्या, नहीं, चार्ज नहीं हो रहा है मतलब उसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना होगा, 0 होगा। अब बिफोर स्विचिंग कैपेसिटर का वोल्टेज 0 है तो आफ्टर स्विचिंग भी कैपेसिटर का वोल्टेज कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और 0 वोल्टेज के लिए कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। ओके, सो कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट। चलो नेक्स्ट, अब स्टेडी स्टेट में आ जाओ। बिफोर स्विचिंग अगर इंडक्टर और कैपेसिटर में से करंट फ्लो हो रहा है तो उसको स्टेडी स्टेट कंडीशन कहते हैं, बराबर। नेक्स्ट, अब करंट फ्लो हो रहा है ना, इंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है तो वो कैसे बिहेव करेगा, अरे शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। अभी तो हमने देखा यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है ना, मतलब वो कैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट। अगर ओपन सर्किट बिहेव करेगा तो करंट 0 होगा, करेक्ट। सो इंडक्टर कैसे बिहेव कर रहा है, शॉर्ट सर्किट। कैपेसिटर में से करंट फ्लो हो रहा है, अब कैपेसिटर में से करंट फ्लो हो रहा है मतलब वो चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है मतलब उसके अक्रॉस वोल्टेज 0 होगा क्या, नहीं, उसके अक्रॉस वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा, चार्ज हुआ ना कैपेसिटर। अब चार्ज हुआ, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज एग्जिस्ट कर रहा है, वोल्टेज 0 नहीं है। अब वोल्टेज किस में एग्जिस्ट करता है, वोल्टेज किस में एग्जिस्ट करता है, ओपन सर्किट में। शॉर्ट सर्किट में तो वोल्टेज 0 होता है, करेक्ट। तो यहां पर कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट बिहेव करेगा। नेक्स्ट, t इज इक्वल टू 0 प्लस में बताओ। अब बिफोर स्विचिंग इंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा था ना, एज्यूम करो करंट फ्लो हो रहा था 10 एम्पियर, तो आफ्टर स्विचिंग भी 10 एम्पियर ही करंट फ्लो होगा। और 10 एम्पियर करंट फ्लो होने में कौन रिस्पॉन्सिबल है, इंडक्टर खुद रिस्पॉन्सिबल है। तो वहां पर इंडक्टर क्या बिहेव करेगा, वो खुद एज अ करंट सोर्स बिहेव करेगा, एज अ करंट सोर्स। यहां पर चेक करो, कैपेसिटर बिफोर स्विचिंग फुल चार्ज हुआ था, उसके अक्रॉस वोल्टेज एग्जिस्ट कर रहा था, तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज एग्जिस्ट कर रहा है, वो चार्ज हुआ है, तो आफ्टर स्विचिंग भी उसके अक्रॉस वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा, करेक्ट। अब वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा तो वो कैसे बिहेव करेगा, एज अ वोल्टेज सोर्स बिहेव करेगा, वोल्टेज सोर्स। तो जिसको ये नॉर्मल एंड स्टेडी स्टेट कंडीशन अच्छे से समझा है वो एग्जाम्पल इजीली सॉल्व कर सकता है। या फिर एक काम करो, इसको अच्छे से अपने नोटबुक में लिखो, कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त वो जो पेज है ना जिसके ऊपर आपने लिखा है वो पेज हमेशा सामने रखो और इसमें देख के एग्जाम्पल सॉल्व करो। स्टार्टिंग के 3-4 एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए आपको ये पेज की जरूरत पड़ेगी, ये फॉर्मूले जो आपने सामने रखे हैं उसकी जरूरत पड़ेगी। 3-4 एग्जाम्पल के बाद सब आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा कि कब क्या करना है, ओपन सर्किट कब, शॉर्ट सर्किट कब, करंट सोर्स कब, वोल्टेज सोर्स कब, सब आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो पेज अपने सामने रखो और उसमें देख के प्रॉब्लम सॉल्व करो। ओके, चलो तो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं फिर। ये एग्जाम्पल अभी मई 2025 में जो एग्जाम हुआ था, 4-5 महीने पहले जो एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था 10 मार्क के लिए। तो क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड आई डी आई अपॉन डी टी एंड डी स्क्वायर आई अपॉन डी टी स्क्वायर फॉर टी इज इक्वल टू 0 प्लस, करेक्ट। ये तीन वैल्यूज मुझे कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में आपको ये डायग्राम दिया है जिसमें आरसी सर्किट है, इसमें 3 कॉम्बिनेशन है, देखो एक है आर एल, एक है आर सी और एक है आर एल सी। तीनों में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन एग्जाम में 100% आता है, करेक्ट। तो यहां पर तो हम लोग आरसी देख रहे हैं, बाकी के जो आर एल और आर एल सी जो है वो अपने एलएमआर के कोर्स में अवेलेबल है, करेक्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा अपने एनटीसीएस कोर्स का, तो वो कोर्स परचेस करो, आपको बाकी के सभी टाइप के एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे वहां पर। सो यहाँ पर हम लोग आरसी कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। तो स्टेप नंबर वन,
t is equals to 0 माइनस, दैट इज जस्ट बिफोर स्विचिंग। अब बिफोर स्विचिंग बताओ, स्विच कैसा है, ओपन है। स्विच, ये एरो क्या दिखाता है आपको, फ्यूचर दिखाता है, तो आगे जाके वो क्या होने वाला है, क्लोज होने वाला है, मतलब पहले वो कैसा है, ओपन है। तो बिफोर स्विचिंग, जस्ट बिफोर स्विचिंग, स्विच कैसा है, ओपन है। तो सर्किट डायग्राम ऐसा आएगा। ये आएगा 100 वोल्ट, ये 1000 ओम, और ये 1 माइक्रोफैरेड। तो बताओ सर्किट कंप्लीट हो रहा है क्या, नहीं, स्विच तो ओपन है ना, सर्किट कंप्लीट हो ही नहीं रहा, मतलब सर्किट में से करंट फ्लो नहीं होगा। और t इज इक्वल्स टू 0 माइनस है, तो मैंने यहाँ पर देखो t के जगह 0 माइनस पुट किया, तो ये कौन होगा, I ऑफ 0 माइनस। अब बताओ सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा है क्या, नहीं फ्लो हो रहा है, सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, तो सर्किट का करंट कितना हो गया, 0। अब सर्किट में से ही करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो कैपेसिटर में से कहां से फ्लो होगा, कैपेसिटर में से भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अब कैपेसिटर में से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब वो चार्ज होगा क्या, चार्ज नहीं होगा, तो उसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज 0 होगा। सो कैपेसिटर चार्ज नहीं हो रहा है, तो उसका वोल्टेज कितना मिला मुझे, 0। ओके, चलो Vc 0 माइनस इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट, तो बताओ कैपेसिटर में से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब कैपेसिटर कौन से कंडीशन में है, नॉर्मल कंडीशन में है। कैपेसिटर इज अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो आप लोग चेक कर सकते हो, नॉर्मल कंडीशन में t इज इक्वल्स टू 0 माइनस में कैपेसिटर कैसा है, नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में t इज इक्वल्स टू 0 माइनस में कैपेसिटर कैपेसिटर ही है, करेक्ट, कैपेसिटर कैपेसिटर ही है। चलो नेक्स्ट, स्टेप नंबर 2, t इज इक्वल्स टू 0 प्लस, जस्ट आफ्टर स्विचिंग। अब आफ्टर स्विचिंग स्विच क्या हो गया, क्लोज हो गया ना, स्विच क्लोज हो गया। ओके, सो ये मिलेगा मुझे I ऑफ 0 प्लस, ये आएगा 100 वोल्ट, ये होगा 1000 ओम, और ये 1 माइक्रोफैरेड, है ना, क्लियर, स्विच तो क्लोज हो गया। अब बताओ Vc 0 माइनस कितना है, 0, तो Vc 0 प्लस कितना होगा, 0 ही तो होगा। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया ना, हमने क्या देखा था, कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज, Vc 0 माइनस जितना होता है एग्जैक्ट उतना ही Vc 0 प्लस होता है, करेक्ट। चलो, तो Vc 0 माइनस 0 है, तो Vc 0 प्लस भी क्या आएगा, 0। अब 0 वोल्टेज आने के लिए कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, 0 वोल्टेज आने के लिए कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, तो चेक करो, ओपन सर्किट में वोल्टेज इनफाइनाइट होता है, शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज 0 होता है, मुझे वोल्टेज 0 चाहिए ना, तो कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, करेक्ट, शॉर्ट सर्किट। तो यहां पर कैपेसिटर को मैं इरेज कर रहा हूं, करेक्ट, और वहां पर शॉर्ट सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं, शॉर्ट सर्किट, करेक्ट। आप लोग चाहिए तो टेबल में देख सकते हो, इस टेबल में, नॉर्मल कंडीशन के टेबल में t इज इक्वल्स टू 0 प्लस में कैपेसिटर कैसा है, शॉर्ट सर्किट है, करेक्ट। अब शॉर्ट सर्किट है, तो बताओ सर्किट कंप्लीट हो रहा है क्या, सर्किट कंप्लीट हो रहा है, स्विच क्लोज हो गया ना, आफ्टर स्विचिंग स्विच क्लोज हो गया, और कैपेसिटर कैसे बिहेव कर रहा है, शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा है। तो ये सब करने के बाद सर्किट डायग्राम चेक करो, अपना सर्किट तो कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है मतलब करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है तो कितना फ्लो हो रहा है, अब वो कैलकुलेट करने के लिए आपको ओम्स लॉ अप्लाई करना है। सो I ऑफ 0 प्लस इज इक्वल्स टू, वोल्टेज है 100 एंड रेजिस्टेंस है 1000, सो 100 डिवाइड बाय 1000, सो I ऑफ 0 प्लस, चेक करो आंसर मिलेगा 0.1 एम्पियर, ये मिला मुझे, ये मिला मुझे I ऑफ 0 प्लस, करेक्ट। एक वैल्यू मिल गया, देखो फाइंड I डी आई अपॉन डी टी डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर बोला है, तो उसमें से फर्स्ट वैल्यू I मिल गया, I फॉर 0 प्लस, आंसर आ गया 0.1 एम्पियर, क्लियर। चलो, तो 2 स्टेप्स अपना कंप्लीट हो चुका है, अब आते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, so step number 3,
greater than 0 after switching. जस्ट आफ्टर स्विचिंग कैपेसिटर कैसे बिहेव कर रहा है? शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा है. अब कैपेसिटर लाइफ टाइम क्या शॉर्ट सर्किट ही बिहेव करेगा? नहीं रहे, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बिहेव करेगा. फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए. आफ्टर सम टाइम वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, मतलब वो फिर से क्या बन जाएगा? कैपेसिटर बन जाएगा. चलो, तो स्विच तो क्लोज हो चुका है, रेजिस्टर के ऊपर तो कुछ इफेक्ट होगा ही नहीं. कैपेसिटर जो शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा था, अब वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया. और ये वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज का वैल्यू है 100 वोल्ट. ओके, नेक्स्ट यहां पर करंट लिया मैंने आई ऑफ टी. नेक्स्ट रेजिस्टेंस कितना है? 1000 ओम. कैपेसिटर कितना है? 1 माइक्रोफैरेड. चलो, अब ये सभी कंपोनेंट्स आपको कैसा दिख रहा है? सीरीज कनेक्टेड दिख रहा है. अब सीरीज कनेक्शन में आपको केवीएल इक्वेशन लिखना है. केवीएल इक्वेशन, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ वोल्टेज सोर्सेस. अब रेजिस्टर और कैपेसिटर ये दोनों के अक्रॉस क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप होगा. वोल्टेज ड्रॉप के लिए रिस्पॉन्सिबल रेजिस्टर एंड कैपेसिटर है. सो वी आर ऑफ टी प्लस वी सी ऑफ टी इज इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज वी ऑफ टी. चलो, अब मैंने स्टार्टिंग में आपको रेजिस्टर और कैपेसिटर के वोल्टेज इक्वेशंस लिख के दिए थे, तो चेक करो. रेजिस्टर का वोल्टेज इक्वेशन क्या था? रेजिस्टर का वोल्टेज इक्वेशन V ऑफ टी इज इक्वल्स टू आर आई ऑफ टी. एंड कैपेसिटर का वोल्टेज इक्वेशन क्या है? V ऑफ टी इज इक्वल्स टू 1/L इंटीग्रेशन I ऑफ टी डी टी. करेक्ट. चलो, तो यहां पर रेजिस्टर का वोल्टेज इक्वेशन आर आई ऑफ टी एंड कैपेसिटर का क्या? 1/C इंटीग्रेशन I ऑफ टी डी टी इज इक्वल्स टू सप्लाई वोल्टेज V ऑफ टी. वैल्यूज पुट करते हैं. R का वैल्यू कितना दिया है? 1000. सो 1000 I ऑफ टी प्लस 1/C. C का वैल्यू कितना है? 1 माइक्रोफैरेड, मतलब 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटीग्रेशन I ऑफ टी डी टी इज इक्वल्स टू सप्लाई वोल्टेज कितना है? 100. करेक्ट. अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है? I जो हमें मिल चुका है, I फॉर 0 प्लस. सेकेंड वैल्यू क्या कैलकुलेट करना है? DI अपॉन dt, डेरिवेटिव वाला टर्म कैलकुलेट करना है. लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको डेरिवेटिव वाला टर्म दिख ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे? इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे. सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी. सो ये आएगा 1000 DI ऑफ टी अपॉन dt प्लस 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा. और इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो इंटीग्रेशन कैंसिल होगा, तो वहां पर बचेगा सिर्फ I ऑफ टी. करेक्ट. और 100 ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है. करेक्ट. अब देखो, मुझे यहाँ पर DI अपॉन dt वाला टर्म दिख रहा है, तो इसमें मैं t इज इक्वल्स टू 0 प्लस पुट कर सकता हूं. पुट t इज इक्वल्स टू 0 प्लस. करेक्ट. अब ऐसा करने से क्या होगा? 1000 DI ऑफ 0 प्लस अपॉन dt प्लस 10⁻⁶ I ऑफ 0 प्लस इज इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट 1000 DI ऑफ 0 प्लस अपॉन dt प्लस I ऑफ 0 प्लस. I ऑफ 0 प्लस का वैल्यू कितना है? 0.1. सो 0.1 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल्स टू 0. इसको राइट साइड शिफ्ट करो. सो DI ऑफ 0 प्लस अपॉन dt 1000, ये जब राइट साइड जाएगा तब साइन चेंज होगा, माइनस 0.1 इंटू 10⁻⁶. फिर ये 1000 को राइट साइड शिफ्ट करो, वो डिनोमिनेटर में जाएगा. तो राइट साइड शिफ्ट करेंगे, डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ये मिलेगा मुझे DI ऑफ 0 प्लस अपॉन dt इज इक्वल्स टू माइनस 0.1 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय 1000. तो ये मिल गया हमें DI ऑफ 0 प्लस अपॉन dt. तो चेक करो कैलकुलेटर में आंसर कितना आ रहा है. कैलकुलेटर में चेक करो. माइनस 0.1 इंटू 10⁻⁶
10⁻⁶, डिनोमिनेटर में आ जाओ 1000. सो आंसर इज -100 एम्पियर पर सेकेंड. ओके, ये मिल गया मुझे सेकेंड आंसर, di/dt. मुझे और एक वैल्यू कैलकुलेट करना है, d²i/dt². अब वो मुझे कहां से मिलेगा? इस इक्वेशन को मैंने डिफरेंशिएट किया तब मुझे ये वाला इक्वेशन मिला. तो चलो इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन 1. तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू t. तो बताओ इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो यह आएगा 1000 d²i/t अपॉन dt² प्लस 10⁻⁶ di/dt इज इक्वल्स टू 0. अब दिख रहा है ना यहाँ पर डबल डेरिवेटिव वाला टर्म, सो इसमें पुट करो t इज इक्वल्स टू 0 प्लस. तो t इज इक्वल्स टू 0 प्लस जब मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो ये आएगा 1000 d²i/0 प्लस अपॉन dt² प्लस 10⁻⁶ di/0 प्लस अपॉन dt इज इक्वल्स टू 0. अब देखो di/0 प्लस अपॉन dt का वैल्यू हमें मिल चुका है -100. तो ये आएगा 1000 d²i/0 प्लस अपॉन dt² प्लस 10⁻⁶ इंटू di/0 प्लस अपॉन dt इज -100 is equals to 0. So d²i/0 प्लस अपॉन dt², ये टर्म राइट साइड जब जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, मतलब क्या होगा 100 इंटू 10⁻⁶, और ये 1000 राइट साइड जाके डिनोमिनेटर में होगा, डिवाइड करेंगे. सो ये फाइनल आंसर हमें मिल चुका है. देखो d²i/0 प्लस अपॉन dt² इज इक्वल्स टू 100 into 10⁻⁶ divided by 1000. So answer is 1 के ऊपर 5 zeros है. 1 lakh एम्पियर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, 1 लाख एम्पियर पर सेकेंड स्क्वायर. ये हो गया अपना फाइनल आंसर. क्लियर? ये हो गया अपना फाइनल आंसर. तो स्टेप नंबर 1 एंड 2 जो हमने सॉल्व किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सबको क्या लगता है मालूम है, ये वाला कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अरे ये वाला कैलकुलेशन बहुत इजी है. 2-3 प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अरे ये वाला कैलकुलेशन तो सेम पैटर्न में करना है, सेम टू सेम है. करेक्ट. 2-3 एग्जाम्पल के बाद आपको पता चलेगा कि ये कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है. असली कैलकुलेशन जो है वो ये स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2. बहुत लोग ये 2 स्टेप्स को बहुत हल्के में लेते हैं, और जो स्टूडेंट्स ये 2 स्टेप को बहुत हल्के में लेते हैं वही स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं. तो ये 2 स्टेप्स सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जस्ट बिफोर स्विचिंग, जस्ट आफ्टर स्विचिंग. करेक्ट. तो ये एग्जाम्पल हमने यहाँ पर सॉल्व किया. इसके पहले हमने क्या क्या देखा एक बार रिविजन करते हैं. इसके पहले हमने नॉर्मल एंड स्टेडी स्टेट, ये दोनों कंडीशन आपको एक पेज पर अच्छे से लिख के रखने हैं. जब भी आप लोग कोई एग्जांपल सॉल्व करने के लिए लोगे वो पेज सामने रखने का, उसमें देख के प्रॉब्लम सॉल्व करने का. 3-4 एग्जांपल सॉल्व करने के बाद आपको ये पेज की जरूरत नहीं पड़ेगी. फिर उसके बाद ये ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट दोनों याद रखोगे, हमेशा कंफ्यूज रहोगे. ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट में से किसी एक को याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिकली याद रहेगा. फिर ये वाला पॉइंट, inductor does not allow sudden change in current, capacitor does not allow sudden change in voltage. And ये 3 स्टेप्स है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये वोल्टेज एंड करंट इक्वेशन. अपना स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हुआ था. क्लियर? सो इस वीडियो को बाकी सभी फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करो,
लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे। और कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई चाहिए कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, इसके रिलेटेड और वीडियोस आपको चाहिए, यस नो, वो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलो। या सो अगर आपका डिमांड है कि सर इसके रिलेटेड और वीडियोस लेके आओ, तो हम लोग डेफिनेटली आपके लिए वो वीडियोस लेके आएंगे। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना मत भूलो। ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आपके बाकी सभी EXTC के जो फ्रेंड्स हैं सेकेंड ईयर के, जिनको NTCS करके सब्जेक्ट है, सबको ये फॉरवर्ड करो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो टॉपिक है ये इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट्स हैं जो सेमेस्टर 3 में है, जिनको मैथमेटिक्स 3, मैथ्स 3 करके जो सब्जेक्ट है उसमें भी ये टॉपिक है, तो उनको भी ये वीडियो फॉरवर्ड करो। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलो। मिलते हैं, थैंक यू।